Hey guys, hope you are doing well. Before we start our today's topic, I have something for you. If you want guidance for better future, then you should visit Unacademy website and subscribe their class 9th and 10th courses. What is more amazing is you can get extra 10% discount. To avail the 10% discount, use the referral code ENRICH10. Hello guys, welcome to Enrich Minds YouTube channel. I am Preksha Jain, back with class 10th science. In this video, we are going to study chapter 15, our environment. And ये जो chapter है हम line by line detailed explanation के साथ complete करेंगे. उसके अलावा जितनी भी activities include हैं इस chapter में उन्हें भी हम complete करने वाले हैं with solution and with explanation. And text question, exercise question and apart from that summary and extra questions भी हम chapter के end में discuss करेंगे. That means कि इस video के end में हम क्या करेंगे discuss summary and important extra questions. So be patient and study properly. So let's start this chapter our environment. Our environment पढ़ने से पहले first question जो हमारे mind में आएगा वो क्या होगा कि environment होता क्या है. So environment is the sum total of everything around an organism, including both living and non-living components. मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो सब क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं. अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में बहुत कुछ आ जाता है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. फिर हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, उसका कहाँ पर यूज है, कैसे इसका एक नेचर में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है. We have heard the word environment often being used on the television, in newspapers and by people around us. So environment बहुत ही common word है जो हमने सराउंडिंग में सुना हुआ है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ लिया है, टेलीविजन्स में या फिर जो हमारे लोग रहते हैं सराउंडिंग में उनसे भी सुना हुआ है इस वर्ड के बारे में. Our elders tell us that the environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. तो हमने काफ़ी जगह अपने एल्डर्स से ये भी सुना है कि इन्वायरमेंट पहले ऐसा नहीं था जैसे कि अब है. दैट मीन्स कि पहले काफ़ी बेटर था इन्वायरमेंट, बट अभी काफ़ी चीज़ें क्या हो गई हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पहले के टाइम जैसा नहीं है. कुछ क्या बोलते हैं कि हमें हेल्दी इन्वायरमेंट में वर्क करना चाहिए. एंड जो ग्लोबल समिट्स होती हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्कशंस हैं वो कंटिन्यूसली इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में चल रहे हैं. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. So हम क्या study कर रहे हैं कि कैसे जो different various components होते हैं ना environment में वो आपस में interact करते हैं एक दूसरे से and उसका क्या impact पड़ता है environment पे. तो start करते हैं first topic से ecosystem. What are its component? अब यहाँ पर जो ecosystem word आता है तो ecosystem क्या हो जाता है ना कि जितना भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग बीइंग्स हैं एंड वो जिस भी नॉन लिविंग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, एबायोटिक और बायोटिक, वो सब है क्या इकोसिस्टम. ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. दैट मीन्स कि प्लांट्स कब तक सर्वाइव करेंगे अगर उनको एयर, वाटर, ये सारे जो सराउंडिंग की फिजिकल नेसेसिटी नहीं मिलेगी, सॉइल, तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स कि जितने भी फिजिकल सराउंडिंग है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं इंटरैक्शन के थ्रू, जिससे कि नेचर में बैलेंस बना हुआ है. All the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. and जो interacting organisms होते हैं ना किसी भी एरिया में वो together with the non-living constituents as well क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं. मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब मिलके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं. Thus an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals. तो क्या है इकोसिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स तो कंसिस्ट होते ही हैं जिनमें आता है क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उसके अलावा क्या होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि है फिजिकल फैक्टर्स होते हैं और टेम्परेचर है, रेनफॉल है और विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सब आ जाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में. तो एबायोटिक फैक्टर सिंपली क्या हो गए, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन पे डिपेंड करता है. वो होते हैं एबायोटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, एडाफिक फैक्टर्स होते हैं. तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या
जाएगा विंड, वाटर, लाइट, टेम्परेचर। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जो है उनमें आएगा हाइट, स्लोप। एडेफिक फैक्टर्स जो होते हैं उनमें मिनरल्स, सॉइल्स, सॉइल टेक्सचर, सॉइल ऑर्गेनिज्म, पीएच ऑफ सॉइल, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। एंड जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना वो लिविंग फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट एनवायरनमेंट, एंड इनमें इंक्लूड क्या क्या हो जाएंगे, जितने भी एनिमल्स हैं, वेदर दे आर ग्रेजिंग एनिमल और एनी अदर, इंसेक्ट्स, लाइकेंस, ह्यूमंस, पैरासाइट्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं किसमें, बायोटिक फैक्टर में। For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grass, trees, flowers-bearing plant like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs, insects and bird। तो अगर आप किसी गार्डन को विजिट करने जाओगे ना तो वहां पर आपको बहुत सारी वेराइटीज के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem। So जितने भी living organism interact करते हैं एक दूसरे से एंड उनमें जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ना वो क्या है, किससे अफेक्ट होती है, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है उस पे के रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसकी कैटेगरी में आते हैं, बायोटिक में आते हैं, बट वो किसके इन्फ्लुएंस के साथ सारी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से ही सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर पाते हैं। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम, दैट इज वाई गार्डन को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम, बिकॉज वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ना, दैट मीन्स की बायोटिक फैक्टर वो एबायोटिक फैक्टर की प्रोसेस में अपने लाइफ की प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स, एंड जो इकोसिस्टम के दूसरे एग्जाम्पल है उसमें फॉरेस्ट, बिकॉज वहां पर भी एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों फैक्टर्स हैं, प्रेजेंट हैं। पॉन्ड्स एंड लेक्स में भी सेम कंडीशन है। These are natural ecosystem while gardens and crop fields are human made और artificial ecosystem। So forest, pond, lake क्या हो जाएंगे, natural ecosystem because ये naturally occurring है, but जो gardens है या फिर crop field है वो man made है, human made है, that is why they will be called as artificial ecosystem। So ecosystem दो types के होते हैं, artificial and natural। Now let's see this activity 15.1। You might have seen an aquarium। Let us try to design one। What are the things that we need to keep in mind when we create an aquarium? The fish would need a free space for swimming। It could be large jar, water, oxygen and food। So aquarium को कंस्ट्रक्ट करना है, आपको डिजाइन करना है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी जो फिश को सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है। We can provide oxygen through an oxygen pump or aerator and fish food which is available in the market। So availability में एक चीज जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सप्लाई फुलफिल करने के लिए एरेटर या फिर ऑक्सीजन पंप का यूज किया जा सकता है, एंड फिश फूड जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो उससे आ जाएगा। Then if we add a few aquatic plants and animals in it can become a self-sustaining system। बट अगर हम एक जार में पहले से फिश डाली हमने, उसके बाद अगर हम वहां पर कुछ एक्वाटिक प्लांट्स भी डाल देंगे ना तो वो एक पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, सेल्फ सस्टेनिंग। दैट मीन्स कि उस प्लांट से ऑक्सीजन जो रिलीज होगी तो वो कौन यूज कर सकता है, फिश, एंड वहां से फूड भी मिलेगा। Can you think how this happened? An aquarium is an example of human-made ecosystem। Aquarium भी क्या है, human-made ecosystem का example है। Can we leave the aquarium as such after we set it up? Why does it have to be cleaned once in a while? Do we have to clean ponds or lakes in the same manner? Why or why not? So यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें इस एक्टिविटी के एंड में एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे तब आएगा। तो सबसे फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है, जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना एक एक्वेरियम को, तो एक्वेरियम को बनाना तो बहुत इजी है, क्योंकि उसमें क्या है, एक ग्लास जार में आप एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरेटर, वाटर टैंक की रिक्वायरमेंट है, एंड ये जो सब इकोसिस्टम है ना, इट इज नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, एंड इसके लिए रेगुलर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रेगुलर क्लीनिंग चाहिए एंड ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, बिकॉज क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की कंडीशन क्यों पड़ रही है, बिकॉज डिकम्पोजिशन जो होती है ना अनयूज्ड फूड पार्टिकल्स की, डेड प्लांट पार्ट्स जो होते हैं, या फिर फिश का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है वाटर में, एंड ये सारे जो सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होता है ना वो क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, एंड उससे जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो करने लगते हैं। इसीलिए टैंक को रेगुलर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एंड क्लीनिंग में 20-30% ऑफ वाटर जो है ना वो साइफंड हो जाता है, एंड फ्रेश वाटर से उसको रिप्लेस कर देते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में और रेगुलर इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन में। एंड
पूरा वाटर जो एक्वेरियम से वो कभी भी रिप्लेस नहीं करते एट ए टाइम, बिकॉज उससे ना एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वो अल्टर कर जाता है एंड कुछ बैक्टीरिया जो हैं जो फिश के लिए यूजफुल हैं वो भी कई बार रिमूव हो जाते हैं। क्लियर हो गया? सो ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। तो जो कंक्लूजन यहाँ पे निकलेगा ना वो क्या होगा कि जो स्मॉल मैन-मेड इकोसिस्टम है एक्वेरियम, वो इट मे नॉट बी सेल्फ सस्टेनिंग बिकॉज इट रिक्वायर्स रेगुलर मेंटेनेंस। एंड जो पॉन्ड्स होते हैं ना वहाँ पर क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज वहाँ पर सनलाइट एंड डिफरेंट फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स एंड जो हार्मफुल वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना वो वहाँ पर ही डिकम्पोज होता जाता है, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एंड इक्वेरियम बनाने में एक और क्या होता है ना कि जो इक्वेरियम क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। सो उसके जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्वाटिक प्लांट्स और फिश एंड एनिमल्स, अदर एनिमल्स। वाइल बायोटिक फैक्टर्स क्या है, ग्लास टैंक है, एरेटर है, पेबल स्टोन है। और एक एक्वेरियम जो है ना वो लार्ज टैंक और स्मॉल टैंक कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ टैंक, बट लार्जर टैंक क्या करेगा, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करेगा। एंड जो स्मॉलर टैंक होगा ना उसमें क्या होगा, स्मॉल स्पेस होगी एंड ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। बट यहाँ पर कुछ एबायोटिक फैक्टर्स ऐसे एब्सेंट होंगे आर्टिफिशियल और मैनमेड इकोसिस्टम में जो कि क्लीनिंग की प्रोसेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। दैट मीन्स की सॉइल अगर प्रेजेंट होगी सो वहां पर सॉइल में क्या होता है ना कि जितने भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सॉइल में काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो कि उसको डिकम्पोज कर देते हैं। दैट इज वाई जो मैनमेड इकोसिस्टम है वो सस्टेनिंग नहीं होते। We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. So हमने earlier classes में देखा है, काफी हमने junior classes में देखा था कि जो organisms हैं उनको 3 categories में divide करते हैं, producers, consumers and decomposers. एंड ये जो 3 कैटेगरीज है ये किस पे डिपेंड करती है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, एंड डिकम्पोजर्स जो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के डेड रिमेन्स पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स। So let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above. Which organism can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of the sun in presence of chlorophyll? तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड उसके लिए वो सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करते हैं? तो वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, दैट मीन्स की प्रोड्यूसर्स। All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis comes under this category and are called the producers. So जितने भी green plants होते हैं या फिर कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद से बना रहे हैं वो आते हैं प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में। Organisms depend on the producers either directly or indirectly for their sustenance. अब कुछ organisms ऐसे भी हैं जो producers पे या तो directly और indirectly depend करते हैं अपने sustenance के लिए। These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on another consumer are the consumers. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो कि किससे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसर से, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट, कंज्यूमर्स। Consumers can be classed variously as herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasites. तो consumers की भी different category होती है। herbivores that means कि completely producers पे depend है, that means कि green plants पे depend होते हैं। carnivorous that are dependent on majorly animals and human beings, but omnivorous क्या है, they are dependent on plants as well as animals। और उसके बाद आता है parasites। तो parasites जनरली किस पे डिपेंड करते हैं, एक होस्ट बॉडी है, वो होस्ट बॉडी कोई प्लांट भी हो सकती है एंड एनिमल भी हो सकती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स? तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनमें हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? सो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल आ जाएंगे। हर्बीवोरस में काऊ, गोट, बफेलो, ये सब हर्बीवोरस है बिकॉज दे आर डिपेंडेंट सोलिली ऑन द प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्रीन प्लांट। बट कार्निवोरस के एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्लैश। दैट मीन्स की काफी सारी बर्ड्स होती है, वल्चर है, लायन है, तो ये क्या है, कार्निवोरस। ओमनिवोरस में क्या आ जाता है कि दे आर फ्लैश ईटिंग एज वेल एज दे आर प्लांट ईटिंग। तो काउ, सॉरी नॉट काउ, कैट, डॉग, तो ये क्या है, दे आर डिपेंडेंट ऑन
ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश, तो ये हो जाते हैं ओमनिवोरस। एंड पैरासाइट्स में आ जाते हैं क्या, टर्माइट्स होते हैं जो, या लाइस है वो होते हैं पैरासाइट्स। Imagine the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. अगर आपने किसी सिचुएशन में एक्वेरियम को क्लीन करना भूल गए एंड कुछ फिश और प्लांट्स क्या है डाई हो जाते हैं, हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, तो जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो क्या होगा उस कंडीशन में। The microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organism. So जो microorganisms होते हैं ना, जिनमें की बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, वो dead remains को break down कर देते हैं एंड जो waste products होते हैं organism के उसको भी break down कर देते हैं। These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up once more by plant. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड वापस से सॉइल में पहुंचा देते हैं। व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज एंड डेड एनिमल्स इन प्लांट्स इन देयर एब्सेंस। सो गार्बेज को, डेड एनिमल एंड प्लांट्स को क्या होगा, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो will the natural replenishment of the soil takes place even if decomposers are not there। तो decomposers नहीं होंगे उस कंडीशन में क्या नेचुरल रेप्लेनिशमेंट जो है उसकी प्रोसेस से सॉइल में जो भी डेड रिमेन्स है वो क्लीन होगा या फिर सॉइल की क्लीनिंग पॉसिबल है क्या। सो ये हम देखेंगे किसके थ्रू, एक्टिविटी 15.2 के थ्रू, कि अगर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या कंडीशन होगी। So while creating an aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat others? So aquarium create करते टाइम आपने एक चीज ध्यान दी, क्या आपने ऐसा aquatic animal नहीं रखा जो कि दूसरे aquatic animal को eat कर ले। What would have happened otherwise? तो जो aquatic animal है वो दूसरे aquatic animal को eat कर लेता। Make groups and discuss how each of the above group of organism are dependent on each other। अब क्या करना है आपको यहाँ पर ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाना है और देखना है कि कैसे ये ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। राइट द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्डर ऑफ हु ईट्स whom एंड फॉर्म अ चेन ऑफ एटलीस्ट 3 स्टेप। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे 3 ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बनाना है एंड कौन सा ऑर्गेनिज्म किसे ईट कर रहा है उस अकॉर्डिंग एक चेन के फॉर्म में रखना है। Would you consider any one group of organism to be of primary importance? Why or why not? So किसी भी एक ग्रुप को आप प्राइमरी इंपॉर्टेंस का रखोगे क्या, तो आंसर क्या है इसमें एक्टिविटी में कि कुछ फिश जो होती है ना वो अदर फिश को ईट कर लेती हैं। सो ऐसी अगर हम स्पीशीज ऐड कर देंगे ना तो इवेंचुअली क्या होगा, जो प्रीडेटर फिश है सिर्फ वही बचेंगी एंड इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, प्रीडेटर फिश और प्रे फिश इनको हम मिक्स नहीं करते हैं। प्रीडेटर फिश के कुछ कॉमन एग्जांपल में क्या आ जाता है, पर्च, मस्की, पाइक, वेले, सैल्मन। एंड अब यहाँ पर हम जो है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या हो रहा है ना, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो बैलेंस में रहते हैं एक दूसरे के साथ। एंड स्मॉल फिश क्या करती है, प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एक्वाटिक प्लांट्स को ईट करेगी। एंड वो किससे अपना एनर्जी सोर्स ले रही है, बाय ईटिंग प्लांट। दे चेक द ओवर ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टॉन्स एंड प्लांट्स। तो जो स्मॉल फिश है वो प्लैंक्टॉन्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स को ईट करके उनकी ओवर ग्रोथ को चेक कर रही है। सो स्मॉल फिश जो है दे आर नॉट इनविंसिबल, मतलब प्रीडेटर फिश क्या करेंगी, उनको ईट कर लेंगी एंड कीप बैलेंस ऑन देम, कि बहुत ज्यादा स्मॉल फिश ना बढ़ जाए जिससे प्लैंक्टॉन्स और प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए जो प्रीडेटर फिश है वो स्मॉल फिश को ईट कर लेती हैं एंड लार्ज फिश जो है वो ईट कर लेती हैं किसको, स्मॉल फिशेस को। एंड ऐसे ही ये जो प्रोसेस है वो चलती जाती है एंड यही सब मिलके क्या बनाता है, ट्रॉपिक लेवल्स बनाता है। एंड विथ ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल जो एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी है ना वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो एनर्जी है ना वो लोअर ट्रॉपिक लेवल पे तो हाई होती है एंड ये जो लेसर एनर्जी है ना हायर ट्रॉपिक लेवल पे वो क्या चेक करती है, जो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है ना बिग प्रीडेटरी फिश का, उसको चेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो हमने फिश के बारे में देखा, बट कुछ और भी कॉमन फूड चेन्स हैं जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में अवेलेबल होती हैं। जैसे एक्वाटिक प्लांट्स को ईट करेंगे स्मॉल फिश को ईट करेंगे लार्ज फिश एंड लार्ज फिश को ईट करेंगे उससे ज्यादा लार्जर फिश। क्लियर है। सो ये तो हो गया क्या, फूड चेन। एंड यहाँ पर एक्टिविटी में एक और क्वेश्चन था लास्ट, वुड यू कंसिडर
एनी वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, व्हाई नॉट? तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या है, हर एक जो ट्रॉपिक लेवल है ना वो हर सक्सेसिव लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्लाइड चेंज भी होता है ट्रॉपिक लेवल में तो वो ग्रेटर लेवल जो है ना उससे अबव उसको इन्फ्लुएंस करता है। और ऐसा सिर्फ एक्वाटिक फूड चेन्स में नहीं होता, ये सारे फूड चेन्स में है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी ट्रॉपिक लेवल पे सोलर एनर्जी यूटिलाइज होती है एंड फूड का प्रिपरेशन होता है। सो एक नेचुरल एक्वाटिक सिस्टम में एक्वाटिक प्लांट्स जो है वो मस्ट है। देन उसके बाद आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे कि एक्वेरियम है ना, तो वहाँ पर फूड सोर्स जो है वो फूड पैलेट्स के फॉर्म में भी पैकेज होके इंसर्ट किया जाता है उस एक्वेरियम में। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है ना ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से वो काफी कम है, क्योंकि डायरेक्ट फूड जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर हुई एक्टिविटी? अब जो हमने फूड चेन की बात की थी तो नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन एंड वेब्स। तो मैंने आपको बताया या नहीं कि अनअकैडमी के सारे क्लासेस लाइव होते हैं एंड लाइव क्लासेस का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, आप अपने सारे डाउट्स को एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्लियर कर सकते हैं एंड वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स के साथ। In activity 15.4, we have formed a series of organisms feeding on one another. So I think it will be activity 15.2 जो हमने लास्ट एक्टिविटी पढ़ी, वहां पर क्या था कि हमने एक सीरीज बनाई ऑर्गेनिज्म की जो कि एक दूसरे पे फीड कर रहे थे एंड दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन। तो ये जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाती है ना जो बायोटिक लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं वही होती है क्या, फूड चेन है। एंड ये जो प्रोसेस होती है ना eating and being eaten by another, or we can say that it is a sequence, one organism eat another organism and the same is eaten by the some another organism। तो ये जो sequence चलती है ये है क्या, food chains। Each step or level of the food chain forms a tropic level and हर एक जो step होती है ना वो क्या बनाती है, tropic level बनाती है। The autotrophs or the producers are the first tropic level एंड जो ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। जैसे अगर हम फिगर 15.1 एंड 2 में देखें तो यहाँ पर तीनों ही फूड चेन्स में जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स है एंड यहाँ पर मेंशन भी है प्रोड्यूसर्स। They fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumer. So दो वर्ड होते हैं autotrophs and heterotrophs। जो producers होते हैं that means कि they are producing their food by themselves, that is why they are called as autotrophs। and जो अपना food खुद से नहीं बना रहे हैं and dependent है autotrophs पे उन्हें बोलते हैं क्या, heterotrophs या फिर consumer। तो autotrophs या producers और green plants जो हैं वो solar energy को fix करते हैं and heterotrophs के लिए available बनाते हैं। The herbivores or the primary consumers come at the second, small carnivores or the secondary consumers at the third, and larger carnivores or the tertiary consumers forms the fourth tropic level, figure 15.2। so figure 15.2 में अगर हम देखें तो ये फ्लो चार्ट में प्रोड्यूसर्स जो है वो बॉटम पे आते हैं, देन उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। सो ये एक सीक्वेंस जो है, इसी सीक्वेंस में जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं एंड फूड चेन जो है वो कंटिन्यू रहती है कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट कौन रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनको ईट करने के लिए आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स फूड बनते हैं टर्शरी कंज्यूमर का। एंड अगर यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखो तो ये जो सिंगल 3 ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन प्लांट्स पे को कौन फीड करेगा, ग्रीन प्लांट्स पे कौन डिपेंडेंट है, डियर, एंड डियर को कौन ईट कर लेता है, लायन और टाइगर। देन उसके बाद यहाँ सेकेंड फूड चेन दी हुई है कि जो स्मॉल प्लांट्स हैं उन पे डिपेंडेंट है ग्रासोपर और अदर इंसेक्ट्स जो है वो किसका फूड बनते हैं, फ्रॉग का, एंड फ्रॉग जो है वो अल्टीमेटली फूड बनता है स्नेक, एंड देन स्नेक को कौन ईट कर लेता है, बर्ड्स लाइक वल्चर। Another food chain is there and this one is a aquatic food chain की जो phytoplanktons है, crab, fish and crane। so ऐसे साइकिल जो है वो चलती रहती है। We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work। so जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं ना वो हमें क्या है, फ्यूल की तरह वर्क करता है एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। Thus the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another। तो जो इंटरेक्शन होता है ना वेरियस कंपोनेंट्स का एनवायरनमेंट में वो क्या इन्वॉल्व करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी वन कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट तक जो हो रही है ना वो इन्वॉल्व करते हैं। As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy। so ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो सन की एनर्जी दैट मीन्स की सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं जो सनलाइट में एनर्जी प्रेजेंट है और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें,
केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो कि प्लांट्स में स्टोर होते हैं उस फॉर्म में ये केमिकल एनर्जी होती है। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, एंड ये जो एनर्जी है ये क्या सपोर्ट करती है, लिविंग वर्ल्ड की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको फुलफिल करने में हेल्प करती है। From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and decomposers. अब autotrophs से एनर्जी कहाँ जाती है, heterotrophs and decomposers तक जाती है। However, as we saw in the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in form which cannot be used again. तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, बट जब एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो रहा है उस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट होता है। सो वैसे ही यहाँ पर है, जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसे डिसिपेट होता है जो कि अनयूजेबल फॉर्म होता है, जिसको कि डबल से यूज भी नहीं किया जा सकता। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में इन्वायरमेंट के, वो काफी ज्यादा स्टडी किया गया एंड उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकले। फर्स्ट वन इज द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। सो जो ग्रीन प्लांट्स है ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं, 1% एनर्जी कैप्चर करते हैं, 1% एनर्जी किसकी, सनलाइट की, जो कि लीव्स पर आती है एंड उसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड एनर्जी में, दैट इज chemical energy. Second conclusion is when green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work and the rest goes towards growth and reproduction. तो जब ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट करते हैं सो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है एंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, डाइजेशन की प्रोसेस में जाती है। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस में लग जाती है एंड एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। और जो 10% फूड होता है ना, जो भी फूड ईट किया है वो कहाँ पर जाता है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जाता है, जो कि नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए फूड बनता है। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. So एक 10% जो है एक एवरेज वैल्यू बना दिया है, ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट है जो कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर होता है, मतलब वन लेवल से नेक्स्ट लेवल तक जब वो जा रहा है ना तो इतना 10% जो है वो एक एवरेज वैल्यू कंसिडर किया है कि वो हर एक जगह कांस्टेंट रहेगा। Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. Because यहाँ पर देखो हर एक लेवल पे 10% एनर्जी क्या है, मतलब कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है एंड सिर्फ 10% एनर्जी क्या है, अवेलेबल है। दैट इज वाई फूड चेन्स ना बहुत ज्यादा स्टेप्स की नहीं होती, बिकॉज जो टॉप लेवल पे जो भी कंज्यूमर होगा ना वहां तक तो एनर्जी पहुंचेगी नहीं, बिकॉज हर एक स्टेप पे एनर्जी लॉस्ट हो रही है। तो the loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic level. तो 4 tropic level के बाद क्या है, काफी कम एनर्जी बचेगी। that is why जो फूड चेन्स हैं वो बहुत ज्यादा लेवल्स के नहीं होते। There are generally a greater number of individuals at the lower tropic level of an ecosystem. The greatest number is of producers. So जो बॉटम पे ट्रॉपिक लेवल होता है ना उसमें ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, तो जिनको हम बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर्स। तो दैट इज वाई प्रोड्यूसर्स का जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट होता है किसी भी इकोसिस्टम में। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। अब फूड चेन की जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kinds of organism which in turn are eaten by several other organisms. तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो जनरली दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको ईट कर लेते हैं एंड वो जो सेम है वो फर्दर किसी ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाता है एंड ये जो चेन है ना ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहती है। सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप
कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस कॉल्ड अ फूड वेव। तो कई बार क्या होता है ना कि ऐसा नहीं हो रहा है कि प्लांट्स को सिर्फ डियर ईट कर रहा है एंड डियर को सिर्फ टाइगर ईट कर रहा है, ये जो है इंटरकनेक्टेड हो जाती है। ये जो फूड चेन्स है जब इंटरकनेक्टेड होती है ना तो वो एक ब्रांचिंग पैटर्न और वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इंटर रिलेशनशिप होने की वजह से एक नया वेब जो है उसका फॉर्मेशन होता है, दैट इज फूड वेब। 15.3 फिगर में यहाँ पर गिवन है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रीन प्लांट्स पे यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ डियर डिपेंडेंट है, बट यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स है ना दैट मीन्स की जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे काफी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंडेंट है। एंड देन उसके बाद जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उन पे not only one organism is dependent, several other organisms जो है वो dependent है। That is why जो interlinked connection बन रहे हैं वो बनाता है क्या, food web। From the energy flow diagram figure 15.4 two things become clear. Firstly, the flow of energy is unidirectional। तो ये जो 15.4 डायग्राम है ना जहाँ पर एनर्जी फ्लो शो हो रहा है उसमें क्या चीज क्लियरली है कि एनर्जी जो फ्लो हो रही है ना वो यूनिडायरेक्शनल है। दैट मीन्स कि वन डायरेक्शन है, सनलाइट से प्रोड्यूसर्स में जा रही है, देन प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में, कार्निवोरस में, टॉप कार्निवोरस में। तो ये जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक चीज ये क्लियर हो गई, the energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input and the energy which passes to the herbivores does not come back to the autotrophs। so energy क्या है, एक बार जो autotrophs में capture हो गई वो वापस से solar input में नहीं जाती है, and जो energy herbivores में pass हो गई ना तो वो वापस से autotrophs में नहीं आएगी। तो ये हो गया क्या, unidirectional nature। as it moves progressively through the various trophic levels it is no longer available to the previous levels। अब जब एक बार ये आगे वाले टॉपिक लेवल पे चली जाती है एनर्जी तो प्रीवियस लेवल्स के लिए नहीं बचती। सेकेंडली, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। एंड एनर्जी जो अवेलेबल होती है ना हर एक टॉपिक लेवल पे वो प्रोग्रेसिवली कम होती जाती है, बिकॉज हर एक टॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। दैट इज वाई एनर्जी लेवल हर एक टॉपिक लेवल पे क्या है, एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन्स। अब कई बार क्या होता है ना, नोइंगली और अननोइंगली कई सारे हार्मफुल केमिकल्स जो है वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। You have read in class 9th how water gets polluted। जैसे अगर water pollute हो गया, so one of the reason is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crop from diseases and pests। तो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स का यूज होता है ना वो जब बॉडी में जाते हैं तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies। so ये जो केमिकल्स होते हैं ना वो सॉइल में भी चले जाते हैं एंड वाटर बॉडीज में जाते हैं। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर एंड मिनरल एंड फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप बाय द एक्वाटिक प्लांट्स। तो क्या हो रहा है, अभी जब सॉइल में गए वहां से चले जाते हैं क्या, वाटर एंड मिनरल्स में जो वाटर बॉडीज होती हैं, एंड वाटर बॉडीज में जब जाते हैं तो वहां से वो अफेक्ट किसको करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। एंड अगर वाटर बॉडीज में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो सॉइल के थ्रू प्लांट्स में आ जाता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये पॉल्यूटेड वाटर जो है वो भी आ जाता है। बट यहाँ पर जब हम फूड वेब के बारे में पढ़ रहे थे तो फूड वेब क्या है बेसिकली, तो जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन है दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाता है, वो है सिंपली फूड वेब। एंड यहाँ पर हम जो एनर्जी लेवल की बात आगे करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन। तो पॉल्यूटेंट्स कैसे एंटर कर रहे हैं फूड चेन में, वो यहाँ पर आ गया कि कोई भी पेस्टिसाइड वो डाला आप रहे हो प्लांट्स के लिए तो वो सॉइल के थ्रू वाटर बॉडीज में जाता है, वहां से एक्वाटिक प्लांट्स को अफेक्ट कर देता है। एंड अगर वाटर में चला गया तो वो दूसरे प्लांट्स को इरिगेशन के टाइम पे अफेक्ट कर सकता है। As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each tropic level। अब कई सारे जो केमिकल्स हैं वो डिग्रेडेबल तो होते नहीं है, इसीलिए क्या है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जाके accumulate हो जाते हैं। As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body। So topmost level पे कौन है, human beings होते हैं, and उनमें क्या होगा, concentration जो होता है ना इन chemicals का वो maximum amount में accumulate होता है। This phenomenon is known as biological magnification। and ये जो process हो रही है ना accumulation of the harmful chemicals,
यही जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. दिस इज द रीजन व्हाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू. सो यही जो रीजन है ना, हमारे जो फूड ग्रेन्स हम ईट करते हैं जैसे कि व्हीट एंड राइस है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, इवन मीट में भी कई बार पेस्टिसाइड रेसिड्यूज मिलते हैं. दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, एंड उनको हमेशा वॉशिंग के थ्रू नहीं हम रिमूव कर सकते, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है वो तो प्लांट के अंदर आ गए ना, या जो ग्रेन से उसके अंदर आ ही गए, तो सिर्फ वॉश करने से क्या होगा, वो क्लीन नहीं होते हैं. तो यहाँ पर क्लियर हुआ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक नया टॉपिक ऐड हुआ, जो कि क्या हो रहा है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है एंड एक्यूमुलेशन हो रहा है केमिकल्स का, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. एंड ये सबसे ज्यादा हार्म किसके लिए क्रिएट कर रहा है, ह्यूमन बींग्स के लिए. देन नेक्स्ट इज एक्टिविटी 15.3. सो लेट्स सी दिस एक्टिविटी. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट पेस्टिसाइड लेवल in ready-made food items are often seen these days, and some states have banned these products. Debate in groups the need of such bans. तो क्या हुआ है ना कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पेस्टिसाइड लेवल जो रेडीमेड फूड में होता है वो काफी ज्यादा हो रहा है, एंड कुछ स्टेट्स में इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया हुआ है. तो ये जो प्रोडक्ट्स को बैन किया है ये इसेंशियल है, जरूरी है या नहीं है. तो जो पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड की फूड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है ना, वो इंडिया में अनकॉमन तो बिल्कुल भी नहीं है. एंड ये जो न्यूज है प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड की फूड प्रोडक्ट्स में, वो न्यूज़पेपर एंड रिसर्च रिपोर्ट्स में भी फ्रीक्वेंटली आती रहती है. एंड जिसकी लेटेस्ट रिपोर्ट है ना की प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड इन इज ऑफ 2018, जब सेंटर फॉर साइंस स्टडीज जो है उसने ये क्या फाइंड किया कि जो बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स ऑफ पेस्टिसाइड जो है ना इन कॉमन कोल्ड ड्रिंक्स एंड वाटर बॉटल्स जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है. एंड द रिजल्ट वॉज वाइड स्प्रेड बॉयकॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. इसके लिए ही क्या किया था, कोल्ड ड्रिंक्स का मतलब बहुत ज्यादा बॉयकॉट किया गया. एंड गुजरात गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड बेवरेजेस की जो सेल था ना उसको फॉर अ टाइम भी बैन कर दिया था. जो स्टेट रन कॉलेजेस एंड स्कूल है वहां पर अभी भी जो कोल्ड बेवरेजेस है उनको सेल करना बैन है, बिकॉज उनमें बियॉन्ड द एवरेज लिमिट पेस्टिसाइड्स का अमाउंट प्रेजेंट होता है. कुछ दूसरे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जिनमें कि पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. अब पेस्टिसाइड का सोर्सेज आता कहाँ से है? What do you think would be the source of pesticides in these food item? Could pesticide get into our body from this source through other food products too? तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड, तो फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दैट मीन्स कि वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स के थ्रू एंड वाटर में चले जाते हैं जब इनको वॉश करो तो, बट ये डिग्रेड नहीं होते हैं. एंड देन कुड पेस्टिसाइड गेट इनटू अवर बॉडी फ्रॉम दिस सोर्स थ्रू अवर फूड प्रोडक्ट्स टू? तो यस, अदर फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो उनमें भी पेस्टिसाइड होते हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट में हर एक फूड प्रोडक्ट जो है ना वो प्लांट से आ रहा है. एंड कॉम्प्लेक्स फूड चेन को अगर देखें ना तो हर एक फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ग्रीन प्लांट से. सो इफ एनी पार्ट ऑफ फूड चेन कंटेन्स पेस्टिसाइड, तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उस फूड चेन की वो सभी क्या करेंगे, पेस्टिसाइड रिसीव करते हैं. डिस्कस व्हाट मेथड कुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस अवर इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड. अब पेस्टिसाइड का इनटेक को रिड्यूस करने के लिए क्या मेथड्स यूज की जा सकती हैं? तो हायर ट्रॉपिक लेवल कंसंट्रेशन जो है पेस्टिसाइड का एंड अदर हार्मफुल केमिकल जो है वो भी हाई होंगे हायर ट्रॉपिक लेवल पे बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. सो अगर हम क्या यूज करें, प्लांट एंड उसके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम पेस्टिसाइड्स का जो एक्यूमुलेशन है और पेस्टिसाइड का इनटेक है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. और वी कैन ऑल्सो यूज वाटर फिल्टर्स टू प्यूरिफाई वाटर. वाटर फिल्टर क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स को और अदर केमिकल्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देंगे. इसके अलावा जो दूसरे अल्टरनेटिव्स होते हैं, फूड कंटेमिनेटेड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स, उसको अवॉइड करने का. एंड वी कैन ऑल्सो एनकरेज फार्मर्स टू यूज बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स लाइक बायोपेस्टिसाइड एंड नीम एक्सट्रैक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल एनिमीज ऑफ पेस्ट लाइक बर्ड्स एक्सेट्रा, जिससे कि क्या होगा, पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज ही नहीं होगा तो वो प्लांट्स को भी बचाएगा एंड ह्यूमंस में भी सेफ्टी रहेगी. क्लियर है? सो ये हुई एक्टिविटी 15.3 की बात. अभी नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट इज व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट। सो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, तो किसी भी फूड चेन में जो ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी होता है ना, वो अलग अलग लेवल्स पे होता है एंड उन्हीं लेवल्स को बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक लेवल। एक अगर हम फूड चेन का एग्जाम्पल दें, गोट, मैन एंड प्रोड्यूसर्स में ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रास। सो स्टार्ट कहाँ से होगी, ग्रास, देन गोट एंड फिर उसके बाद आएगा क्या, मैन। तो ग्रास क्या रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, गोट विल रिप्रेजेंट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल एंड मैन विल रिप्रेजेंट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। सो क्लियर हो गया, प्रोड्यूसर्स, primary consumers and secondary consumer. Then second question is what is the role of decomposers in the ecosystem? Ecosystem में decomposers का क्या रोल है, तो decomposers जनरली किसकी तरह एक्ट करते हैं, क्लींजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, बिकॉज ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ईट कर जाते हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बीइंग इन द बायोस्फीयर बाय डिकम्पोजिंग द डेड, क्योंकि डेड जब तक डिकम्पोज नहीं होगा तो वहां पर न्यू नहीं आएगा। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट्स इनटू वाटर, सॉइल एंड एयर फॉर द रीयूज ऑफ प्रोड्यूसर्स लाइक क्रॉप प्लांट। तो ये क्या करेंगे ना, डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिकम्पोज करेंगे एंड जो भी यूजफुल एलिमेंट्स है उसको वापस से वाटर, सॉइल या एयर में प्रोड्यूसर्स के रीयूज के लिए लेकर चले जाते हैं। दैट इज वाई जो डिकम्पोजर्स है काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इकोसिस्टम में। Now the next topic is how do our activities affect the environment? So जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज है, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज हैं, वो कैसे एनवायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। We are an integral part of the environment. So humans are integral part, मतलब humans के बिना environment incomplete ही होगा। Changes in the environment affect us and our activities changes the environment around us. So environment में जो changes हो रहे हैं ना, वो तो humans को affect करते ही हैं, but जो human activities है ना, वो भी environment को badly affect करती हैं। We have already seen in class 9th how our activities pollute the environment. So class 9th में already आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे जो human activities है वो environment को pollute करती हैं। We have this in this chapter we shall be looking at two of the environmental problems in detail, that is depletion of ozone layer and waste disposal. And इस chapter में हम दो environmental problem के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो first one is क्या, ozone layer depletion and second one is waste disposal. So first यहाँ पर हम देखते हैं depletion of ozone layer के बारे में। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर क्या है एंड कैसे ये डिप्लीट हो रही है। सो ओजोन जो होता है ना, ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सो ओजोन और O3 is a molecule formed by 3 atoms of oxygen, while O2, which we normally refer to as oxygen, is essential for all aerobic forms of life. ऑक्सीजन में 2 एटम्स कंबाइन होते हैं, बट ओजोन में क्या है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होकर ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन जितना ज्यादा यूजफुल है, ओजोन डेडली पॉइजन है। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द लाइफ ओजोन हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन। तो अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ओजोन क्या है, डेडली पॉइजन है, बट अगर हायर लेवल्स जो है एटमॉस्फेयर के ना, वहां पर ओजोन एक इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। वो क्या है, इट शील्ड्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। सो ओजोन की जो लेयर है ना, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो अर्थ में एंटर करेंगी उनको रोक लेता है वहीं पे, मतलब जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना, उनको अर्थ तक नहीं आने देता। दिस रेडिएशन इज हाईली damaging to organism. For example, it is known to cause skin cancer in human beings. तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है ना, ये अर्थ के लिए एंड अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, एंड दैट इज वाई ओजोन लेयर जो हायर एटमॉस्फेयर है वहां पर एक यूजफुल रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज वो ओजोन लेयर को वो अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे नहीं आने देता। एंड ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर ह्यूमन बीइंग में हो सकता है। ओजोन एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट of UV radiation acting on oxygen O2 molecule. हायर लेवल पे जो ओजोन है ना, तो वो क्या कर रहा है, यूवी रेडिएशन को यूवी रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। सो ये
यूवी रेडिएशन कैंसर तो कॉज कर रही है, बट साइड बाय साइड इसके और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ये ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देते हैं फ्री ऑक्सीजन एटम्स में। दीज ऑक्सीजन एटम देन कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, एंड जब ये ऑक्सीजन को स्प्लिट करते हैं ना तो वो फ्री ऑक्सीजन में जब डिवाइड हो रही है, एंड ये फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ओजोन का फॉर्मेशन कर लेती है। सो अर्थ सरफेस पे क्या है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. ओजोन का जो अमाउंट था एटमॉस्फेयर में वो 1980s में बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ। This decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbon (CFCs) which are used as refrigerants and in fire extinguisher. And जो डिक्रीज हुआ ना ओजोन का वो डायरेक्टली किससे लिंक था, सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एंड जो कि रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज होता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। तो 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या किया कि जो CFC प्रोडक्शन को फ्रीज कर दिया, मतलब CFC प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया, जिससे कि ये जो CFC के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो भी नहीं दिखे। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसीलिए जितनी भी रेफ्रिजरेटर मेकिंग कंपनीज है ना वहां पर ये कंपलसरी है कि वहां पर आप CFC वाले रेफ्रिजरेटर्स नहीं बना सकते। दैट मीन्स कि CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स ही बनाने होते हैं। So now let's see this activity 15.4. Find out from the library, internet or newspaper reports which chemicals are responsible for the depletion of the ozone layer. So ozone layer depletion में कौन से chemicals responsible है वो हमें find out करना है। Find out if regulations put in place to control the emission of these chemicals have succeeded in reducing the damage to the ozone layer. So ये जो chemicals का emission हो रहा है ना उससे जो ozone layer affect हो रही है उसके लिए कुछ ऐसे regulations रखे गए हैं क्या, and वो regulations की वजह से ozone layer में जो depletion हो रहा है वो reduce हुआ। Has the size of the hole in the ozone layer changed in recent year? And जो ozone layer का size है उसमें कुछ changes आए हैं क्या recent year में। तो सबसे first चीज जो यहाँ पर है कि chemicals कौन कौन से हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने यहाँ पर देखा, उसके अलावा होते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, some oxides like nitrous oxide, they are responsible for the depletion of ozone layer. Then उसके बाद काफी सारे regulations जो हैं वो इंटरनेशनली और नेशनली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ये जो केमिकल्स यूज होते हैं इनके अगेंस्ट उनका यूज के अगेंस्ट बनाए गए हैं। तो जैसे इंटरनेशनल एक्शन जो है वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने में काफी बेनिफिशियल रहे। वियना कन्वेंशन जो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1985 में आया। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर जो कि आया 1987 में। एंड 2009 में जो वियना कन्वेंशन है एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, तो वो फर्स्ट ट्रीटीज बने यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में जिन्होंने यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन अचीव किया, एंड दैट इज अ बिग थिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो रिड्यूस करने में लिटिल बिट यूज मतलब कंप्लीटली उन्होंने क्या किया, जो भी एम था उस यूनियन को स्टार्ट करने का या फिर जो कन्वेंशन को स्टार्ट करने का वो कंप्लीट किया।
एंड कुछ सब्सटेंसेस थे जो कि प्रोटोकॉल में कवर्ड थे, कंट्रोल्ड सब्सटेंस। तो मेन सब्सटेंस यही थे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब्सटेंसेस का जो यूज था वो कम हुआ। एंड 2007 में क्या किया गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल कमिटमेंट्स भी बनाए, क्या एग्री करने के लिए कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है उसको भी फ्रीज किया। अर्लियर जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है उसने CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज किया था, एंड देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को भी बाय 2013 फ्रीज कर दिया गया था। एंड उसका जो फाइनल फेस आउट होगा ना, ये जितने भी केमिकल्स है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, वो कब आएगा? 2030 में। एंड इसके अलावा काफी सारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो क्या करे, वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं, जिससे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का जो प्रोडक्शन है एंड स्पेशली इन यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड डिक्रीज हो, इसके लिए काफी सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं। एंड ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से क्या है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट भी प्रोटेक्ट होता है। बिकॉज ओजोन लेयर डिप्लीट जब हो रही है ना, तो उसमें अगर रिडक्शन होगा तो बेनिफिशियल साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है, पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एंड ग्रीन हाउस क्या कर रहा है, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो फ्रेश वाटर का अमाउंट है ग्लेशियर्स मेल्ट होने से ना, सी वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। एंड ये सारे सब्सटेंसेस का एमिशन रिड्यूस करने से ओजोन डिप्लीशन पे कंट्रोल तो होगा ही, बट साइड बाय साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पे भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। एंड जो मैग्नीट्यूड होगा ना इस बेनिफिट का, वो सब्सटेंशियल होगा। दैट इज वाई ऐसे केमिकल्स के यूज पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंड काफी सारे इंटरनेशनल कमिटीज हैं जो कि इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल टू। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, उसमें सेकेंड एक्टिविटी क्या आती है, गार्बेज प्रोडक्शन जो हम करते हैं। तो उस जो गार्बेज प्रोडक्ट्स है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। इन अवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो डेली थ्रो भी करते हैं घर के बाहर ही काफी बार। तो व्हाट आर द सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स, व्हाट हैपन आफ्टर वी थ्रो देम अवे। सो क्या वेस्ट मटेरियल होते हैं एंड क्या होता है जब हम इनको बाहर से घर के बाहर थ्रो कर देते हैं। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम, जिसके थ्रू ये आंसर्स हमें मिलेंगे। सो कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम्स। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने घर से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करना है। दिस कुड इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे लाइक किचन वेस्ट, स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज टी लीव्स एंड एक्सेट्रा, जितना भी किचन वेस्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वेस्ट पेपर है, मेडिसिन बॉटल्स होते हैं, बबल पैक्स है, ओल्ड टॉर्न क्लॉथ्स हैं, फुटवेयर्स है, सारा कुछ गार्बेज में इंक्लूडेड होगा। Bury this material in a pit in the school garden, or if there is no space available, you can collect the material in an old bucket, flower pot and cover with at least 15 centimeter of soil. अगर कहीं भी फ्री स्पेस नहीं है तो एक बकेट या फिर फ्लावर पॉट में रख के ये मटेरियल को उसको सॉइल से कवर करना है। Keep this material moist and observe at 15-day interval. And क्या करना है, उस मटेरियल को completely moist रखना है और 15-day interval के बाद चेक करना है। What are the materials that remain unchanged over long period of time? कौन से ऐसे मटेरियल है जो काफी ज्यादा टाइम के बाद भी unchanged रहे। What are the materials which change their forms and structure over time? And कौन से ऐसे मटेरियल थे जो टाइम के साथ स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ऑफ दीज मटेरियल्स दैट आर अनचेंज्ड व्हिच वन चेंजेस द फास्टेस्ट। एंड जो चेंज हुए मटेरियल्स उनमें सबसे फास्टेस्ट कौन चेंज हो रहा है। सो सिंपल है कि जो किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स है, वो क्विकली क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स है या प्लास्टिक के जो भी सब्सटेंसेज है, बबल पैक है, पॉलिथीन है, क्लोथ्स है, फुटवेयर्स है, इनको डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डायरेक्टली एक्ट नहीं करते। एंड स्पेशली प्लास्टिक एंड पॉलिथीन जो है वो तो बहुत ईयर्स में भी क्या होते हैं, इजीली डिकम्पोज और डिग्रेड नहीं होते। सो वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन लाइफ प्रोसेस दैट द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड by various enzymes in our body. So हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि जो बॉडी में फूड होता है ना, वो काफी सारी एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट होता है। Have you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? So वो सेम एंजाइम जो है, एक ही पर्टिकुलर एंजाइम
फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रही है, वो फैट को या कार्बोहाइड्रेट को क्यों नहीं ब्रेक डाउन करती है? सो एक पर्टिकुलर एंजाइम एक सब्सटेंस के ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, दैट मीन्स कि जो एंजाइम है ना वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के ब्रेकडाउन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम रिक्वायर्ड है। दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल, that is why we will not get any energy if we try to eat coal। so अगर हम कोल ईट करेंगे ना तो कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, बिकॉज कोल को डाइजेस्ट करने के लिए और ब्रेक करने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। एंड सेम ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी हर एक चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, वैसे ही जो एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट्स प्रेजेंट हैं वो सारे ह्यूमन मेड मटेरियल्स को डिकम्पोज नहीं कर सकते। These materials will be acted upon by physical process like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, these persist for a longer time। So ऐसे material क्या है? Physical process जैसे कि heat या pressure, इससे ही डिकम्पोज या फिर क्या बोल सकते हैं हम ब्रेक डाउन होते हैं। बट एनवायरनमेंट की जो एम्बिएंट कंडीशंस होती है ना, हीट और प्रेशर, उनके उसमें भी वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए प्रोसेस करते हैं एंड उसके बाद भी डिकम्पोज नहीं होते हैं कम्प्लीटली। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। एंड जो भी सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाते हैं उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंस यू बरीड वो बायोडिग्रेडेबल। सो आपने जो 15.5 एक्टिविटी में कितने सब्सटेंस ऐसे थे जो बायोडिग्रेडेबल होंगे? सो किचन वेस्ट जो जनरली मिलेगा आपको वो बायोडिग्रेडेबल होगा। प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट और फ्रूट पील्स जो होते हैं, स्पॉइल्ड फूड है, ये सब क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल। Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable। एंड जो भी सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका, वो आ जाएगा किसके कैटेगरी में? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या है? इनर्ट हैं एंड सिंपली इन्वायरमेंट में लॉन्गर टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं और बहुत सारे जो इकोसिस्टम के मेंबर्स हैं ना उनको हार्म भी पहुंचाते हैं। क्लियर है? सो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दो टाइप के वेस्ट होते हैं एंड वेस्ट मैनेजमेंट में मेन यही करना होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करना जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं एंड डिकम्पोज नहीं होते हैं। जो डिकम्पोज हो रहे हैं दैट मीन्स कि एनवायरमेंट को उससे कोई हार्म नहीं हो रहा है, बट अगर डिकम्पोज नहीं होते हैं ना सो वो अल्टीमेटली क्या करते हैं? एनवायरमेंट को हार्म करते हैं। नाउ देयर इज एक्टिविटी 15.6। लेट्स सी इन दिस एक्टिविटी, यूज द लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इंटरनेट और लाइब्रेरी और न्यूज़पेपर के थ्रू आपको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। How long are various non-biodegradable substances expect to last in our environment? And non-biodegradable जो substance है वो environment में कितने टाइम के लिए रह सकते हैं? These days, new types of plastics which are said to be biodegradable are available। अभी at present कितने टाइप के ऐसे प्लास्टिक है जिनको biodegradable बोल सकते हैं हम? Find out more about such materials and whether they do not harm the environment। एंड आपको क्या करना है कि ऐसे मटेरियल्स को कलेक्ट करना है जो कि एनवायरनमेंट में हार्म पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, इसकी एक लिस्ट बनाना है। सो ये एक्टिविटी आपको अपने आप से करना है बिकॉज देयर इज सम रिसर्च, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो लाइब्रेरी में आप बुक्स देखो या फिर आपके घर पे बुक्स होंगे, एल्डर वन है, इंटरनेट की हेल्प से आप और अपने सराउंडिंग में अगर आपको बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आपके सराउंडिंग में जो सब्सटेंस है उनके बारे में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस डिग्रेड हो जाएगा एंड कौन सा नहीं होगा। क्लियर है? Then let's see this question. First is, why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? तो अब क्या है कि रीजन क्या है ना कि जैसे एंजाइम है वो स्पेसिफिक फूड पे और स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिटिव कंपाउंड है उस पर एक्ट कर रही है। जैसे सलाइवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करते हैं, पेप्सिन्स जो हैं वो प्रोटीन्स पे, लाइपेज फैट पे,
वैसे ही क्या होता है ना, काफी सारे जो बैक्टीरिया हैं वो स्पेसिफिक मटेरियल्स को ही डिग्रेड करते हैं। बैक्टीरिया एंड सेप्रोफाइट है वो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर्स की तरह, एंड सारे सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करने की कैपेबिलिटी उनमें नहीं होती है। दे कैन ओनली ब्रेक डाउन नेचुरल प्रोडक्ट लाइक पेपर, वुड एक्सेट्रा, एंड दे कैन नॉट ब्रेक डाउन मैन-मेड प्रोडक्ट लाइक प्लास्टिक। सो बेस्ड ऑन दिस सम सब्सटेंसेस आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंपल है। Second one is, give any two ways in which biodegradable substance would affect the environment. So biodegradable substance environment को कैसे affect कर रहे हैं? So they keep the environment clean and they are easily decomposed. तो एक तो ये environment को clean रख रहे हैं, they are affecting, means it can be good or bad, तो एनवायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प कर रहे हैं। एंड जो जियोकेमिकल साइकिल होती है ना वो इजीली एक प्रॉपर वे में चलती है बिकॉज ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बिकॉज डिकम्पोजर्स ऐसे सब्सटेंस पे एक्ट करते हैं तो डिकम्पोजर्स को भी फूड मिल रहा है। दैट इज वाई क्या है, जियोकेमिकल साइकिल जो है वो प्रॉपरली चलती रहती है। देन नेक्स्ट इज, व्हाट वुड गिव एनी टू वेज इन विच non-biodegradable substance would affect the environment, and non-biodegradable substance कैसे affect करेंगे? They will cause pollution, air, soil or water pollution, and they cause biomagnification in food chain. And biomagnification का सबसे ज्यादा harm किसको होता है? ह्यूमन लाइफ को होता है, बिकॉज सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स का कहाँ पर होगा? ह्यूमन बींग्स में होगा। दैट इज वाई दे आर मोस्टली अफेक्टेड। नाउ विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड कि हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। अगर आप कोई भी टाउन और सिटी विजिट करने जाओगे ना तो वहां आपको आउटस्कर्ट्स पे या फिर सिटी में गार्बेज की हीप मिल ही जाएंगे। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। एंड अगर आप कोई भी टूरिस्ट प्लेस जाओगे, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने भी जाओगे तो वहां पर आपको क्या है, जनरली फूड रैपर्स एंड लिटर्ड वेस्ट जो है वो मिलता है। इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद द गार्बेज दैट वी जनरेट। लेट अस नाउ लुक द प्रॉब्लम अ बिट मोर डीपली। हमने अर्लियर क्लासेस में भी देखा है कि गार्बेज को ट्रीट कैसे करना है जो भी जनरेट हो रहा है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 15.7 में फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम, इज देयर अ सिस्टम इन प्लेस टू कलेक्ट दिस वेस्ट। सो घर में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको कलेक्ट करने के लिए कोई सिस्टम है क्या? फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील्स विद द वेस्ट। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। सो ऐसा कुछ सिस्टम आपकी सिटी या आपके टाउन में है जहां पर जो गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है ना उसके लिए कोई सेपरेट ट्रीटमेंट प्लान हो। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट अ होम इन अ डे। जो घर पे डेली कितना वेस्ट जनरेट होता है। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन अ डे। क्लासरूम में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल। जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसमें से कितना बायोडिग्रेडेबल है, कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सजेस्ट वेज ऑफ डीलिंग विथ गार्बेज, डीलिंग विद दिस वेस्ट। एंड इस वेस्ट से डील करने के लिए क्या हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इसको डील करने के लिए। सो सबसे मेन तो है ना यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपके घर में कितना वेस्ट कलेक्ट हो रहा है तो वो तो क्या है आप फाइंड आउट करोगे, कलेक्ट करो एंड उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देन क्लासरूम में है वो कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है वो देखना है। क्या बायोडिग्रेडेबल है, क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो तो इजीली पता लगाया जा सकता है। बट अभी ये तो आपके टाउन और सिटीज में जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगता है या फिर पंचायत है और जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनके थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है कि गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट जो है आपके सिटी में या टाउन में वो कैसा है। क्योंकि उससे ही क्या होगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे आप कि आपके एरिया में जो गार्बेज वेस्ट मैनेजमेंट अगर अच्छा है दैट मीन्स कि वहां पर कोई ना कोई गार्बेज डिस्पोजल प्लांट होगा एंड उससे क्या है ना गार्बेज को इजीली यूटिलाइज भी किया जा सकता है। देन उसके बाद
आप अपने एरिया में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो बाय सजेस्टिंग द वेज बाय विच हाउ टू डील द गार्बेज, हाउ टू डील द वेस्ट। तो उसके लिए क्या क्या वेज यूज हो सकते हैं, रिसाइकलिंग करना स्टार्ट कर दे, अगर हम जो भी वेस्ट है, जो भी रिसाइकलेबल वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग कर ले। प्लास्टिक बैग के यूज को बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट में, बट उसको और ज्यादा हम डिच कर दे, प्लास्टिक बैग को यूज ही ना करें। एक मील प्लान बनाए, रीयूजेबल कंटेनर्स का यूज करके, कंपोस्टिंग की प्रोसेस से, एंड देन जो भी अननेसेसरी मील्स होते हैं उनको कैंसिल कर दें, डिस्पोजेबल प्लेट्स है उनका यूज करना हम बंद कर दें। सो इस तरीके से हम क्या है, वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एंड वेस्ट को डील करने के लिए क्या किया जा सकता है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनको सेपरेट कंटेनर्स में रख के, जो भी बायोडिग्रेडेबल है उसको क्या किया जाए, सॉइल में पिट्स बना के डाल दिया जाए, जिससे वो क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम डील कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिविटी 15.8। एक्टिविटी 15.8 में क्या है, फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। सो हमारी लोकेलिटी में सीवेज कैसे ट्रीट किया जाता है। आर देयर मैकेनिज्म in place to ensure that local water bodies are not polluted by untreated sewage। तो यहाँ पर तो आपको फाइंड आउट करना है, जो एक यूजफुल भी होगा आपके लिए, कि आपके एरिया में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है अगर है तो वो ऐसे जगह तो नहीं है जो कि वाटर बॉडीज जो है, लोकल वाटर बॉडीज वहां पर जाके मिल जाता हो। फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट। Are there mechanism in place to ensure that the soil and water are not polluted by this waste? तो जो आपके एरिया में लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कोई मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, एंड जिस भी मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं उससे सॉइल और वाटर पॉल्यूट तो नहीं हो रहे हैं। सो ये एक सिंपली रिसर्च और केस स्टडी है जो आप अपने एल्डर वन से पूछ के या फिर अपने सराउंडिंग में जाके इस पे रिसर्च कर सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्राई टू सॉल्व दिस एक्टिविटी। नाउ फर्दर हम देखते हैं क्या है, इम्प्रूवमेंट्स इन अवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। तो वेस्ट मटेरियल जनरेशन इंक्रीज और क्यों हुआ है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल में क्या हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल। हम काफ़ी जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आया है या फिर जो हमारे एटीट्यूड में चेंज आया है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐसी यूज़ करते हैं ना जो डिस्पोजेबल होती हैं। दैट मीन्स कि यूज एंड थ्रो, उससे क्या हो रहा है ना, गार्बेज का अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ अवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड जो पैकेजिंग हो रही है उसकी वजह से भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो ठीक है बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दीज ऑन अवर एनवायरमेंट। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा सीवियर होगा, बिकॉज क्या होगा ना कि जब जितना ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उतना ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हर एक इंडिविजुअल पे और एनवायरमेंट पे होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 15.9 है, सर्च द इंटरनेट और लाइब्रेरी टू फाइंड आउट व्हाट हैजार्डस मटेरियल हैव टू बी डील्ड विद व्हाइल डिस्पोजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को डिस्पोज करने के लिए कौन कौन से हजार्डस मटेरियल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं एंड कैसे उनके साथ डील किया जाता है। हाउ वुड दीज मटेरियल्स अफेक्ट द एनवायरमेंट। एंड ये हजार्डस मटेरियल जो है वो कैसे डील मतलब इनके साथ कैसे डील किया जाना चाहिए, एनवायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक्स आर रिसाइकिल। प्लास्टिक्स रिसाइकिल कैसे हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे प्लास्टिक पे लिखा होता है ना रिसाइकलेबल प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक कैसे रिसाइकिल होता है। डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। सो प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग की प्रोसेस है उसका एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट है क्या। तो दो मेजर वेज होते हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए, एक तो होता है मैकेनिकल रिसाइकलिंग एंड एक होती है क्या, केमिकल रिसाइकलिंग। मैकेनिकल रिसाइकलिंग में क्या होता है ना, जहाँ पे प्लास्टिक को वॉश करते हैं एंड उसको पाउडर्स और मेल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एंड केमिकल रिसाइकलिंग में क्या है, प्लास्टिक को ब्रोक डाउन करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स में एंड कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स क्या है सेपरेट हो जाते हैं बाय कलर। एंड जो रिसाइकिल प्लास्टिक होम पे अगर हम देखें ना तो प्लास्टिक से क्या है स्मॉल कप्स बना ले, प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं, या फिर प्लास्टिक के से DIY टेक्निक्स यूज करके हम काफी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से प्लास्टिक को इन एट होम और लार्ज स्केल पे रिसाइकिल किया जाता है। क्लियर है ये एक्टिविटी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हम देखते हैं।
व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, ओजोन क्या है एंड ये किसी भी इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। तो ओजोन 3 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है एंड ये ऑक्सीजन का ही आइसोटोप होता है। तो ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है, अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। एंड ये जो हार्मफुल रेज होती है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा हार्मफुल है एंड स्पेशली स्किन कैंसर कॉज करते हैं। साइड बाय साइड प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। क्लियर है। सो अगर ओजोन लेयर प्रेजेंट है दैट मीन्स कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो अर्थ तक नहीं आती हैं एंड अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। Second is how can you help in reducing the problem of waste disposal? Give any 2 methods. So waste disposal की जो problem है उसको कैसे reduce कर सकते हैं, इसके लिए 2 methods बताना है। तो वेस्ट डिस्पोजल को रिड्यूस करने के लिए सबसे एक है 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये अगर मेथड हम यूज करते हैं ना रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल की, दैट मीन्स कि रिड्यूस क्या करना है, जो अपना ओन व्हीकल्स को रिड्यूस करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज करें हम, उससे पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। रिसाइकिल एंड रीयूजिंग ऑफ द प्लास्टिक, जिससे कि जो प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल है वो कम हो जाएगा। एंड उसके अलावा कंपोस्ट का प्रिपरेशन करके, जिससे कि जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो उसको एक कंपोस्ट पेट में डंप कर दिया जाए एंड वहां से क्या है मैन्योर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इस तरीके से हम वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपरली कर सकते हैं। Are you still looking for a reason why to subscribe Unacademy courses? So let me tell you, then you can get live classes, live quizzes in just one subscription. So what are you waiting for? Subscribe Unacademy courses by using our referral code ENRICH10. So now let's see the exercise. First question है यहाँ पर, which of the following groups contain only biodegradable items? तो यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उनमें से कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर। तो यहाँ पर ग्रास, फ्लावर एंड लेदर तीनों ही बायोडिग्रेडेबल है। सो एंड देन सेकेंड ऑप्शन इज ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। सो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन पे हम टिक करेक्ट नहीं कर रहे। थर्ड ऑप्शन इज फ्रूट पील, केक एंड लाइम जूस। देन अगेन दिस ऑप्शन इज हैविंग ऑल द 3 बायोडिग्रेडेबल आइटम। लास्ट वन इज केक, वुड एंड ग्रास। तो इसमें भी क्या है, तीनों बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। सो सिर्फ जो सी ऑप्शन है वहां पर एक नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स प्रेजेंट है। देन सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। यहाँ पर कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें की फूड चेन है, एक ग्रास, व्हीट एंड मैंगो। सो इट कैन नॉट बी अ फूड चेन बिकॉज यहाँ पर तीनों जो कैटेगरीज है ना तीनों में ही प्रोड्यूसर्स हैं, बिकॉज ग्रास इज अ प्लांट, व्हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट एंड मैंगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री। तो ये तीनों ही क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। सेकेंड वन इज ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। सो ये एक फूड चेन है बिकॉज ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर हो गई, गोट प्राइमरी कंज्यूमर एंड ह्यूमन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर। देन उसके बाद गोट, काउ एंड एलिफेंट। नो, गोट एंड काउ और एलिफेंट इन तीनों का ही प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जैसा कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज वाई ये भी क्या है, एक फूड चेन नहीं है। एंड थर्ड ऑप्शन जो है ग्रास, फिश एंड गोट, तो इन तीनों का भी कोई रिलेशन नहीं है एज अ फूड चेन, दैट इज वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर जो गिवन प्रैक्टिसेस हैं उनमें से एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन से हैं। फर्स्ट वन इज कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग। तो शॉपिंग के टाइम जब आप जाते हो तो उसमें अगर आप क्लॉथ बैग कैरी करके ले जा रहे हो दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, बिकॉज उसमें क्या होगा ना, आप मार्केट में जो पॉलिथीन बैग है उनका कम से कम यूज करोगे एंड दैट इज व्हाई इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। सेकंड इज स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। तो जब आप अननेसेसरीली इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, सिंपली इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रही है। तो जो अननेसेसरी लाइट एंड फैन है उनको ऑफ करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। थर्ड वन इज वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटी। सो अगर स्कूल आपका वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो वहां पर वॉक करने के जाना रादर देन आपकी मदर को बोलना या फिर किसी और को बोलना कि आपको वो बाइक या स्कूटी और कार से ड्रॉप करे। सो ये तीनों जो प्रैक्टिसेस हैं ये क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। इसके बाद जो डिटेल्ड आंसर है उसमें फर्स्ट है What will happen if we kill all the organisms in one tropic level? अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं उस कंडीशन में क्या होगा,
तो अगर आपने एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया तो जो फूड सप्लाई होगी नेक्स्ट लेवल के लिए वो रुक जाएगी। इससे क्या होगा, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस होगा एंड एज अ रिजल्ट जो एनिमल्स होंगे ना हायर लेवल पे वो क्या होने, उनको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं मिलेगा, इवन फूड ही नहीं मिलेगा। सो उन एनिमल्स की क्या है, ग्रोथ भी होगी जो रुक जाएगी एंड जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है ना वो सडनली इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से एनवायरमेंट पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा एंड दिस विल अफेक्ट द ओवरऑल बैलेंस इन द इकोसिस्टम। दैट इज वाई अगर एक भी ट्रॉपिक लेवल पे कुछ हार्म होता है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे ही इकोसिस्टम को हार्म करेगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स? Can the organisms of any tropic level be removed without causing any damage to the ecosystem? So अगर हम किसी एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या ट्रॉपिक लेवल टू ट्रॉपिक लेवल डिपेंड करेगा। जैसे अगर प्रोड्यूसर्स को हम रिमूव करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होगा, या फिर हम सेकेंडरी कंज्यूमर को रिमूव कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होगा। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यू में है कि कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल जो हम रिमूव करते हैं उसको रिमूव करने से ऐसा हो पॉसिबल है क्या कि एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी डैमेज ना हो? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि इम्पैक्ट की बात करें तो यस, जो इम्पैक्ट है ना रिमूव करने का अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को वो डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है तो डिफरेंट इम्पैक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए क्या देखें, इफ ऑल द प्रोड्यूसर्स आर रिमूव्ड तो क्या कंडीशन होगी, देयर इज अ चांस ऑफ डेथ और माइग्रेशन ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड विच विल अपसेट द ट्रॉपिक लेवल। उससे क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स नहीं है तो प्राइमरी जो कंज्यूमर लेवल है वो अफेक्ट हो रहा है एंड दिस इज सेम फॉर ऑल लेवल्स। देयरफॉर जो रिमूवल होता है ना ऑर्गेनिज्म का एनी लेवल पे वो क्या करेगा, पूरे इकोसिस्टम को तो अफेक्ट करेगा ही एंड जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होगी एंड इससे क्या होगा, जो सर्वाइवल होता है ना हायर लेवल एनिमल्स का वो कंप्लीटली इसलिए डिपेंडेंट होता है द एनिमल्स ऑन देयर लोअर ट्रॉपिक लेवल। बट इम्पैक्ट होगा ट्रॉपिक लेवल रिमूव करने का, जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स है उनको रिमूव करने का डिफरेंट इम्पैक्ट होगा एंड किसी भी ट्रॉपिक लेवल से पर्टिकुलरली रिमूव करेंगे तो उससे डैमेज इकोसिस्टम को क्यों होगा। जैसे कि आपने अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको रिमूव कर लिया तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए क्या है, फूड नहीं मिलेगा एंड दैट इज वाई वो एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है एंड फूड चेन डिस्टर्ब होने के साथ साथ इकोसिस्टम में का जो बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर हुआ? यह आंसर ऑलमोस्ट सेम है बट थोड़ा सा आपको वर्ड को प्रॉपरली अरेंज करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, what is biological magnification? Will the levels of this magnification be different at different levels of ecosystem? So biological magnification क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जो प्रोग्रेसिव इंक्रीज हो रहा है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज है एंड वो भी कहाँ पर, फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल्स में, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एंड जैसे जैसे मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो रहा है ना प्राइमरी लेवल पे इकोसिस्टम के, तो जो अदर दूसरे लेवल्स हैं वो भी इससे अफेक्ट होते हैं बिकॉज जैसे फूड चेन एक कंटिन्यू में चल रही है तो वैसे ही जब फूड चेन जा रही है ना तो फूड के साथ साथ ये जो टॉक्सिकेटेड मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये भी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे एंड दैट इज वाई जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं वहां पर एक्यूमुलेटेड वेस्ट का जो अमाउंट है कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट होता है। क्लियर? Seventh question is, what are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? So non-biodegradable waste जो generate करते हैं उनसे क्या problem cause होती है? तो कुछ कुछ प्रॉब्लम जो कॉमन है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड नहीं होते हैं, दैट इज वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल टू डिकम्पोज दी सब्सटेंसेज। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत टाइम तक सॉइल में या फिर जहां भी इनको डंप किया जाता है तो वहां रहते हैं एंड टाइम टू टाइम क्या है, क्वांटिटी इनकी इंक्रीज ही जो होती जाती है बिकॉज डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं ना तो क्वांटिटी कम तो हो नहीं रही है बट और ऐड होता जाता है और डंप होता जाता है वेस्ट, तो उससे क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है जो कि एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या और डिसएडवांटेज है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो कई सारे जो हैवी मेटल्स हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं ना, वो अगर फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो वो अपर ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचते हैं एंड अपर ट्रॉपिक लेवल पर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको सीवियर हार्म पहुंचाते हैं एंड काफी सारी जो डिसीजेज हैं वो भी इन हैवी मेटल से होती है, जैसे मर्करी है,
मरकरी से डिसीज होती है, मरकरी पोल्यूशन होता है, एंड उसके अलावा लेड पोल्यूशन होता है। तो इस टाइप से जो भी हैवी मेटल्स है ना वो काफ़ी सारे डिसीज कॉज करते हैं इन केस अगर वो फूड चेन में एंटर कर गए तो। एंड इसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, अगर वो एस्केप हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में, एंड उससे क्या होगा, सॉइल जो है वो इनफर्टाइल होती है एंड पीएच बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, सॉइल की इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, उस कंडीशन में जो पूरी क्रॉप है उसको अफेक्ट होता है। दैट इज वाई जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट हो रहा है वो काफी सारी प्रॉब्लम कॉज करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा किसका, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल व्हाट विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो अभी हमने देखा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो जनरेट हो रहा था वेस्ट, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रॉब्लम है। अब अगर सिर्फ हमें पता चल गया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो हार्मफुल है, तो अगर ऐसा हो कि सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट हो तो उससे क्या एनवायरमेंट पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगा, because they are decomposed by microorganism into simpler substance, and वहाँ से क्या होता है, प्रोड्यूसर्स इनको यूज कर लेते हैं एज अ रॉ मटेरियल। बट कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से भी हैं, जैसे कि क्या, कि जैसे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है ना वो स्लो है, तो वो कई बार बहुत ही बैड स्मेलिंग गैसेज रिलीज होती हैं या फिर ऑफुल स्मेल आती है, एंड वो कई बार ह्यूमंस के लिए हार्मफुल भी होगी। उसके बाद डंपिंग एरियाज जो होते हैं ना वो ऐसे प्लेस पर होना चाहिए जहाँ पर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स अगर आते भी हैं तो वो इतना इजीली ह्यूमन एंड प्लांट्स तक ना पहुंचे ब्रीड होके, बिकॉज क्या होगा ना कि जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स है वो कई बार हार्मफुल और पैथोजेनिक भी होते हैं। दैट इज वाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के जो डंपिंग पिट्स होते हैं वो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो नंबर ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म अगर इंक्रीज होगा इससे, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट इज वाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा नहीं बोल सकते हम कि 100% सेफ है, उसमें भी काफी सारी हार्मफुल चीजें हैं। तो इसीलिए किसी भी टाइप का वेस्ट जनरेट बहुत ज्यादा अमाउंट में करना क्या है, एनवायरमेंट के लिए अल्टीमेटली हार्मफुल है। Then next question is, why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken to limit this damage? तो ओजोन लेयर के डैमेज होने से मतलब ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उससे क्या डैमेजेस हो रहे हैं, एंड इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो ओजोन लेयर क्या है, सबसे मेन चीज तो प्रोटेक्टिव कवर है अर्थ का, एंड वो क्या कर रही है, मेनली यूवी हार्मफुल रेज जो होती है ना, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको अर्थ में एंटर होने से प्रिवेंट कर लेती हैं। दैट मीन्स कि एक तरीके से बैरियर का वर्क कर रही है, एंड अगर ये अर्थ में एंटर कर जाते हैं तो सबसे मेन चांसेस क्या है, स्किन कैंसर होने के होते हैं। बट कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो क्या है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे क्या होगा, जब टू मच ऑफ यूवी रेज जो है वो क्या है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, बट सीएफसी ने क्या किया, ओजोन लेयर की जो ओजोन लेयर है उसको और थिन कर दिया। तो थिन करने से कुछ अमाउंट ऑफ यूवी रेज अर्थ पे आ जाएंगी, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा, डिसीज होंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एंड जो प्लैंकटॉन्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, वो अल्टीमेटली वो भी अफेक्ट होंगे, बिकॉज अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इंपैक्ट होगी, प्लांट्स को अफेक्ट होगा, एनिमल्स को अफेक्ट होगा, तो जो डिकम्पोजर्स है उनको भी फूड प्रॉपर नहीं मिलेगा। एंड यही जो है रीजंस है, जो डैमेज ऑफ ओजोन लेयर है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि अगर डैमेज ऑफ ओजोन लेयर नहीं होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आएंगी अर्थ पे, एंड अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आएंगी तो इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए वो नहीं होंगे। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ओजोन लेयर एक कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, बिकॉज ओजोन लेयर के थिन होने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज अर्थ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो आ पा रही हैं एंड वो ट्रैप हो जाती हैं। क्लियर है? अब हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए, तो मैनी डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और मेमोरेंडम साइन होते हैं, एंड एक है क्या, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसने क्या किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूसेज एंड प्रोडक्शन पे ही फ्रीज कर दिया, जिससे कि जितना कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन होगा उतना ही कम यूसेज होगा, एंड बाय टाइम कंप्लीटली इसको बैन कर दिया प्रोडक्शन को ही, कि सारी जो रेफ्रिजरेटर मेकिंग कंपनीज हैं उनको ये गाइडलाइंस दे दिए गए कि अगर आप रेफ्रिजरेटर्स बना रहे हैं तो भी आपको सिर्फ कौन से रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं जिनमें कि सीएफसी का यूज ना हो।
सो यहाँ पर क्या है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है एनवायरनमेंट, तो इसकी हम समरी की बात करते हैं। हम सबसे फर्स्ट चीज जो आती है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस। इट इन में इंक्लूड लिविंग, दैट मीन्स की बायोटिक, नॉन लिविंग, बायोटिक कॉम्पोनेंट। जितने भी कॉम्पोनेंट है लिविंग एंड नॉन लिविंग सबको कंप्राइज करके बनता है एनवायरनमेंट। बायोटिक कॉम्पोनेंट दैट मीन्स की लिविंग कॉम्पोनेंट में क्या आ जाएंगे? प्लांट, एनिमल्स। बायोटिक कॉम्पोनेंट में आ जाते हैं एयर, वाटर। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या है? जो लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, लाइफ एंड डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है नेचुरल हैबिटेट में, तो उसको अफेक्ट कर रहा है। साइड बाय साइड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। देन इसके अलावा जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सो इकोसिस्टम में बेसिकली दो टाइप होता है, मैनमेड इकोसिस्टम है एंड एक है नेचुरल इकोसिस्टम। मैनमेड इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? क्रॉप फील्ड्स हैं, एक्वेरियम्स हैं, गार्डन्स हैं, तो ये सब आएगा मैनमेड में। नेचुरल में क्या आता है? एक हो गया टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड इकोसिस्टम है, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। एंड एक्वेटिक सिस्टम में क्या? एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? मेराइन इकोसिस्टम। एंड एक होगा फ्रेश वाटर। मेराइन इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा? सी एंड ओशन। एंड फ्रेश वाटर में इंक्लूड होगा रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स। तो ये सब आ जाएगा इकोसिस्टम के टाइप हो गए, दो टाइप के एंड उनके सब टाइप्स जो हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था कि इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो भी कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें फर्स्ट कैटेगरी डिवाइडेड है किसकी? प्रोड्यूसर्स की। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि अपना फूड खुद से बना रहे हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो होते हैं क्या? प्रोड्यूसर्स। एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो क्या है? कंज्यूमर्स की है। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दे इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है अपने फूड के लिए, वो होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की कैटेगरी होती है क्या क्या? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट्स एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस कौन से हो जाएंगे? जो ग्रास ईटर्स होते हैं, दैट मीन्स की काउ, डियर। उसके बाद कार्निवोरस होते हैं फ्लैश ईटर्स, लायन, टाइगर। देन ओमनीवोरस जो है ना, दे फीड ऑन बोथ फ्लैश एज वेल एज ग्रास। तो इनमें आ जाते हैं क्या? क्रो, डॉग, कैट। तो ये प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट है ना, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। देन एक और कैटेगरी जो कार्निवोरस की वो होती है पैरासाइट्स। दैट मीन्स कि दे लिव एंड फीड ऑन अ होस्ट बॉडी, मतलब कि प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है। उसके अलावा लाइस है, टर्माइट्स होते हैं, ये किसी एक होस्ट पर रहते हैं एंड वहां से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। देन उसके बाद एक और जो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी आती है वो है डिकम्पोजर्स, जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं ना, जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स को, उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये क्या करते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल बॉडी को जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको सिंपलर कंपाउंड्स में डिकम्पोज कर देते हैं। एंड इसलिए जो डिकम्पोजर्स है वो क्या हेल्प करते हैं? रेप्लेनिशमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गई क्या? ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी जो डिवाइडेड थी। देन उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। दैट मीन्स कि एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो चेन होती है, जो सीक्वेंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, फिर इन रिटर्न वो भी किसी दूसरे हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म का फूड बन जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं क्या? फूड चेन। एंड ये जनरली क्या है? फूड चेन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप ट्रॉपिक लेवल देखो, उसमें फूड जो है प्रोड्यूसर से टर्शियरी लेवल तक स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर होता है। तो फूड चेन में क्या बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी जिनमें कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। एंड हर एक लेवल को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। एंड जब एनर्जी फ्लो हो रही है ना एक एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है ग्रेजुअली जब ये इंक्रीज होते हैं। तो वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल में जब ऑर्गेनिज्म का फूड ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगी जो कि अनयूजेबल फॉर्म में होगी। एंड इसको ही यहाँ से ही आता है 10% लॉ। 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? जो एनर्जी अवेलेबल होती है ना हर एक सक्सेसिव लेवल पे, वो होती है कितने? 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। एंड यही इसीलिए 10% को एक एवरेज अमाउंट बोल दिया गया है कि हर एक लेवल पे ट्रांसफर होता है। देन इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ओनली 10% एनर्जी क्या है? नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर होती है। बाकी जो 90% एनर्जी है वो प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल पे ही प्रेजेंट होगी एंड लाइफ प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है।
उसके बाद क्या है कि जो कंसंट्रेशन होता है ना हार्मफुल केमिकल्स का, वो इंक्रीज होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एनर्जी डिक्रीज होती है, बट जो हार्मफुल केमिकल का कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे वहां जाके मैक्सिमम हो जाता है। एंड इसको ही बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। दैट मीन्स कि एक्यूमुलेशन हो रहा है वेस्ट का बॉडी में, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है ना ऐसे केमिकल्स का, वो एक्यूमुलेट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। एंड इसीलिए क्या है कि ह्यूमन जो है वो टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन में। देन उसके बाद जो है फूड वेव होता है। तो फूड वेव बहुत सारी जब फूड चेन्स इंटर रिलेटेड होके बनाती हैं, क्या फूड वेव का फॉर्मेशन करती हैं, जहां पर ये शो होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपना फूड एक ही ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है एंड वो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का इन रिटर्न फूड बन रहा है, आपस में ये क्या है इंटर रिलेटेड है। जैसे ग्रीन प्लांट्स ईटिंग काफी सारे एनिमल्स हैं, जरूरी नहीं है कि ग्रीन प्लांट को एक बार में सिर्फ एक ही एनिमल ईट कर रहा है जैसे कि हम फूड चेन में शो कर रहे हैं, बट फूड वेव में क्या शो करते हैं कि इंटर रिलेटेड डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पर शोन होती है। देन उसके बाद आता है क्या, एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है कि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो उससे अफेक्ट कितने सारे हैं। एंड कई सारी एक्टिविटीज ऐसी है जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज कर रही है, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन है एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये एक मेजर प्रॉब्लम है एट प्रेजेंट। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में क्या होता है ना कि O3, ओजोन का फॉर्मूला क्या है O3, जो कि लार्जली फाउंड प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में एंड वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है फ्रॉम द सी लेवल। तो ओजोन क्या है, एक डेडली पॉइजन है ग्राउंड लेवल पे। तो एंड ओजोन फॉर्म कैसे हो रही है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू। जब अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन पे ऑक्सीजन पे आती हैं तो वो ऑक्सीजन के O2 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती हैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में। एंड ये ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो O3 दैट मीन्स कि ओजोन का फॉर्मेशन कर लेती है। ओजोन लेयर है क्या, मेनली एक ब्लैंकेट है जो कि अर्थ को कवर किया हुआ है एंड यूवी रेज जो आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सन से, उनसे प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। इसीलिए it is indirectly or directly protecting living beings of the earth from health hazard like skin cancer, cataract in eye, weakness in immune system and destruction of plant etc. तो काफी सारे इससे डिसीजेस भी होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब ओजोन लेयर जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, उसकी जो थिकनेस है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है। एंड ये ओजोन होल जो बोलते हैं ना, तो ओजोन होल क्या है कि अंटार्कटिका में फर्स्ट 1985 में ऑब्जर्व किया कि ओजोन लेयर की थिकनेस वहां पर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है एंड उसको बोला ओजोन होल। अब ओजोन डिप्लीशन जो है उसके कुछ रीजंस भी हैं। क्या रीजंस हैं कि एक्सेसिव क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसका यूज होना, इनर्ट केमिकल्स और सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं वो इतना ज्यादा यूज होते हैं, उसकी वजह से ओजोन लेयर क्या है, डिप्लीट हो रही है। एग्जाम्पल फ्लोन का भी है जो कि कहाँ पर यूज होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स में एंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं। वो भी क्या करते हैं, ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं अपर एटमॉस्फेयर में। एंड जो सिंगल फ्लोरीन एटम है वो कितना डिस्ट्रॉय, वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन एक्शन प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने क्या किया, दे डिड एन एक्सीलेंट जॉब इन फॉरिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको ही फ्रीज कर दिया जाए। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है क्या, गार्बेज डिस्पोजल की। गार्बेज डिस्पोजल कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है एंड जो डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर है वो इंक्रीज हो रही है। तो उनकी वजह से जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो किसके फॉर्म में, वेस्ट और गार्बेज कंटेमिनेशन और एक्यूमुलेशन के फॉर्म में है। एंड कई सारी मेथड्स जो हैं वो डिस्पोजल के लिए यूज होती है, जैसे कि ओपन डंपिंग है कि कन्वेंशनल मेथड तो है कि जिसमें सॉलिड वेस्ट को डंप कर देते हैं सिलेक्टेड एरिया में टाउन के, एंड उसका जो एक्चुअल जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं बिकॉज सॉलिड वेस्ट। देन लैंडफिलिंग में क्या करते हैं, तो जो वेस्ट डंप हुआ है लो लाइंग एरिया में उनको क्या कॉम्पैक्ट करके रोल करके फिर बुलडोजर्स के थ्रू सेट कर दिया जाता है एंड एक फ्लैट लैंड बना देते हैं। कंपोस्टिंग में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कंपोस्ट पिट जो होती है उनमें फिल होता है एंड उसको फिर वहां से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं सॉइल की लेयर से। एंड आफ्टर about 3 months from the same garbage filled pit inside the pit changes into organic manure। तो जो गार्बेज कंपोस्टिंग पिट में था ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है रिसाइकलिंग। तो जो भी सॉलिड वेस्ट यूज हो रहा है
वो क्या है, ब्रोकन डाउन होने के बाद उसके जो कंस्टिट्यूएंट सिंपल मटेरियल्स होते हैं ना, तो ये मटेरियल्स क्या करेंगे, उन न्यू आइटम्स बनाने के लिए यूज होते हैं। एंड इवन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होते हैं ना, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स, इनको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिसाइकिल नहीं हो सकता। देन उसके बाद रीयूज करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि ऐसे सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक का यूज करना, जिससे कि हम किसी भी आइटम को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जो पेपर है उसको रीयूज कर सकते हैं एनवेलप्स बनाने के लिए। उसके बाद पॉलिथीन बैग्स जो आते हैं उनको रीयूज किया जा सकता है। सो इस टाइप से काफी सारे मटेरियल्स हैं जो रीयूज हो सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट टाइम यूज। क्लियर हुआ? सो ये ब्रीफ सी समरी है जो इस चैप्टर में हमने सारा कुछ पढ़ा। एंड यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको आपको देखना है। अगर हमने चैप्टर में नहीं डिस्कस किए होंगे तो आप बता सकते हो, उनके आंसर्स भी आपको लिखवा दिए जाएंगे। क्लियर है? सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एक्सेसिव यूज ऑफ CFC अ कॉज ऑफ कंसर्न? CFC का ज्यादा यूज क्यों एक कंसर्न का कॉज है? बिकॉज CFC क्या है, अगर अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं तो वहां पर ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं एंड हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो अर्थ पे आने लगती हैं, जो कि एक हेल्थ हजार्ड है। दैट इज व्हाई CFC is a cause of concern. Then second question is, name the gas which produces due to incomplete combustion of fossil fuel. तो fossil fuel अगर incompletely कंबशन की प्रोसेस अंडरगो करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। देन उसके बाद इकोसिस्टम, जो हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा, नेचुरल, मैन मेड एंड नेचुरल के एग्जांपल और मैन मेड के एग्जांपल। सो ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो कि लिस्ट एनी टू लिस्ट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर है? उसके बाद जो एक्यूमुलेशन हो रहा है हार्मफुल केमिकल्स का बॉडी में, वो अवॉइड किया जा सकता है या नहीं? सो क्वेश्चन इज, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन अवर बॉडीज कैन बी अवॉइडेड, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अचीव्ड। सो क्या है, एक्यूमुलेशन जो है ना हार्मफुल केमिकल्स का बॉडी में, वो अवॉइड किया जा सकता है, बट ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ना कि हम अगर प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, सफिशिएंट फूड ईट करते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं एंड कोई भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं एक्यूमुलेशन को अवॉइड करने में, तो एक्यूमुलेशन जो हो रहा है किसका? हार्मफुल केमिकल्स का बॉडी में। एंड वी शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, स्पेसिफिकली क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो होते हैं जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, देन मीट, सो दैट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विल बी लीस्ट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को लीस्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हियर विल बी, लिस्ट टू reasons to show that the existence of decomposers is essential in an environment। तो जो existence होती है decomposers की, वो इकोसिस्टम में एसेंशियल है। अब ये क्यों एसेंशियल है एग्जिस्टेंस? बिकॉज अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना तो नेचुरल रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं होगी, दैट इज वाई वो एसेंशियल है। देन उसके बाद आता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि क्यों यूनिडायरेक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड और वाटर बट एन एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन, वाई? तो आप पॉन्ड और लेक को क्लीन नहीं कर रहे हो, बट जो एक्वेरियम्स होते हैं उनको क्लीन करने की नीड क्यों होती है? बिकॉज प्लांट और लेक जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है एंड उनमें सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होता है। बट जो मैन-मेड इकोसिस्टम है, एक्वेरियम है जैसे कि, वहां पर ये जो क्लीनिंग सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होता। दैट इज वाई ये प्रोसेस फॉलो करनी होती है कि एक्वेरियम को क्लीन करना बहुत जरूरी है। अब पॉन्ड और जो स्प्रिंग्स है उनको क्लीन करो या फिर नहीं करो। क्लियर हुआ? उसके बाद क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी ऑफन ऑब्जर्व डोमेस्टिक वेस्ट कंपोस्टिंग इन द ब्लैंकेट्स ऑफ रेसिडेंशियल कॉलोनीज, सजेस्ट वेज टू मेक पीपल रियलाइज दैट improper disposal of water is harmful to the environment। So क्या हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज जब हो रहा है ना तो वो रेसिडेंशियल कॉलोनीज में जो है वो बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर सजेस्ट ऐसे कुछ वेज बताने हैं
जिससे कि लोगों को रियलाइज हो कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल जो है वेस्ट का वो हार्मफुल है सिंपली। सो आंसर विल बी कि स्पेशल सेशंस जो होते हैं ना और फेस्टिवल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, एनवायरमेंटल थीम पे, तो वो करके किया जा सकता है। अवेयरनेस अगर हमें स्प्रेड करना है तो स्ट्रीट प्लेज हैं, स्ट्रीट प्ले के थ्रू शॉर्ट मूवीज एंड हाईलाइट्स प्रिपेयर करके स्टिकर्स एंड पोस्टर बना के ये क्या है लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है कि एनवायरनमेंट कितना एसेंशियल है एंड उसके अगेंस्ट अगर हम उसके अगेंस्ट कुछ भी करते हैं तो वो एनवायरनमेंट को तो अफेक्ट करेगा बट एट द एंड किसको, ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर साथ साथ समरी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थे वो भी हमने अभी एंड कर दिए। क्लियर है? सो स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ना है, बहुत छोटा सा चैप्टर है इकोसिस्टम अवर एनवायरनमेंट, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो स्टडी प्रॉपरली, वर्क हार्ड एंड थैंक यू।